Hello students, I hope all of you are doing well. और today in this lecture video हम आपका एक नया जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. Today will be starting your subject जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसको नेम दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट. देख, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, वैसे देखा जाए तो दीज टू आर लाइक डिफरेंट एरियाज. जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग की बात करता हूं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इन अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, ये दो जो चीजें हैं ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं आपकी ओवरऑल वर्किंग के. पहला है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और दूसरा है क्वालिटी मैनेजमेंट. देखिए, जैसे हम सब जानते हैं लाइक चेंज इज ए यूनिवर्सल फिनोमेना. ऐसा कहा जाता है लाइक द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंज. एक चीज जो बदलती रहती है, या हम ऐसा भी कहें कि द ओनली कांस्टेंट, एक चीज जो कभी नहीं बदलती, वो है चेंज. दैट मीन्स हम चाहे या ना चाहे थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. चीजें बदलती है, लोग बदलते हैं, बिजनेसेस बदलते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट इन सब के बावजूद हम किस तरह से ग्रो करते हैं वो एक लाइक हमेशा से एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है बिजनेसेस का. ये जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट एम्फसाइज करता है अबाउट द चेंजेस व्हिच यू आर सपोज्ड टू ब्रिंग इन, है ना. एज बिजनेस एंटिटी आपको जो भी टाइम टू टाइम चेंजेस लेके आने होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, आपके प्रोसेसेस के अंदर, वो सब कहीं ना कहीं चेंज मैनेजमेंट के अंदर स्टडी किया जाता है. और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ये जो पार्ट है आपके सब्जेक्ट का वो डील करता है ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के साथ, ऐसे ही कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स जो समहाउ कहीं ना कहीं चेंज से जुड़े हुए हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की क्यों जरूरत पड़ती है, कैसे आप ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लेके आ सकते हैं, उससे रिलेटेड वेरियस थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम इस सब्जेक्ट में डील करेंगे. ऑन द अदर हैंड जो सेकंड पार्ट है आपके सब्जेक्ट का दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट. देखिए, ऐसा कहा जाता है लाइक क्वालिटी को इंटैक्ट रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम कुछ अपग्रेडेशंस, कुछ चेंजेस लेके आने होते हैं. ठीक है, जब मैं क्वालिटी की बात करता हूं, क्वालिटी को अगर मैं डिफाइन करने जाऊं, इट इज नथिंग बट एक तरह से कुछ स्टैंडर्ड्स हैं आपके एक्सेप्टेंस को लेकर, है ना. हर चीज को लेकर हमारी एक तो होती है एक्सपेक्टेशंस और दूसरा होता है एक्सेप्टेंस. एक्सपेक्टेशंस नो डाउट हम सबकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट सारी एक्सपेक्टेशंस आप फुलफिल नहीं कर सकते. एक हम कहीं ना कहीं एक लाइक एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं, एक डिजायरेबल जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लेकर कुछ क्राइटेरिया हम डिसाइड कर देते हैं, और वो जो डिग्री ऑफ कंफर्मेंस है विद रिस्पेक्ट टू दोज क्राइटेरिया उसको आप कहीं ना कहीं क्वालिटी कह सकते हैं, क्वालिटी के तौर पर ले सकते हैं. तो अब क्वालिटी की मैं जब बात करता हूं, ये जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं और जो आपका एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया होता है ये भी समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है. तो हम कैसे हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे सारी चीजें इंटैक्ट रख सकते हैं, कैसे हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं. क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो उन सारे इश्यूज को एड्रेस करता है. अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि क्वालिटी के लिए जरूरी है चेंज, और सिमिलरली चेंजेस क्यों किए जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो टाइम टू टाइम रेज होते हैं, वहां पर चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशंस आते हैं. तो वो जो लेवल या जो बार एक रेज होता है उस बार को या वो जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी, जो बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट आउट करने के लिए हमें चेंज की जरूरत पड़ती है. तो ऐसे अगर आप देखें तो ये दोनों सब्जेक्ट रिलेट करते हैं. लाइक क्वालिटी को मैनेज करने के लिए हमें चेंजेस लेके आने होते हैं, या चेंजेस के थ्रू हम क्वालिटी को इंटैक्ट रख सकते हैं. अब अगर बात की जाए ऑर्गेनाइजेशंस की
या चेंजेस की या फिर क्वालिटी की, एक चीज जो है वो ये है कि हम सभी चाहते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बना रहे। ठीक है, जब क्वालिटी की बात आती है, क्वालिटी मतलब परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस एज पर दी एक्सपेक्टेशन लेवल है, दैट मींस यू आर डूइंग वेल, है ना। और जहां पर आपका परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड के बिलो जाता है तो बात आती है, एक क्वेश्चन मार्क वहां पे लगता है, क्या हमें चेंज करना है, किस जगह पर वी नीड टू अप्लाई या वी नीड टू ब्रिंग आउट सर्टन चेंजेस। तो परफॉर्मेंस ये सीधा सीधा एक इंडिकेशन है या एक इंडिकेटर है कि कहां पर आपको चेंज लेके आना है। दूसरा एक और जब मैं एस्पेक्ट की बात करता हूं, एक और जो चीज आती है दैट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस अगर मैं शब्द को डिफाइन करने जाऊं तो इफेक्टिवनेस का मैं सीधा सीधा रिलेशनशिप निकाल सकता हूं इफेक्ट के साथ, है ना। इंपैक्ट, क्या असर आप डालते हैं, तो कितनी इफेक्टिव कोई ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मींस उसका परफॉर्मेंस कितना है, जो भी उसके अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ती है, वो उसकी इफेक्टिवनेस का क्राइटेरिया, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्या रिजल्ट जनरेट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो रिजल्ट्स इफेक्टिवनेस के साथ मैं रिलेट कर सकता हूं, अगेन परफॉर्मेंस के साथ भी किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में दो चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, पहला है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस लाइक दी यू कैन से सीधा सीधा हम अगर बात करें तो जो भी आपके वर्किंग है, ठीक है, आपके वर्किंग का पैटर्न, काम करने का जो तरीका होता है, तो आपके वर्क प्रोसीजर्स, ठीक है, जो भी हम ऐसा कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑपरेंडी आप अडॉप्ट करके रखते हैं, जिससे कि आपको कुछ सेट रिजल्ट्स, कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को अगर आप समहाउ मीट आउट कर पाते हैं, दैट मींस कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस आपका वर्क, जो रिजल्टेड वर्क, हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो भी रिजल्टेड वर्क है वो परफॉर्मेंस। और इफेक्टिवनेस की अगर मैं बात करूं, इफेक्टिवनेस जो है इट इज सम टोटल किस चीज का, लाइक क्या रिजल्ट्स आपने जनरेट किए हैं। तो रिजल्ट्स और उनका इंपैक्ट, वो दो क्राइटेरिया हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल, सॉरी परफॉर्मेंस आपका, और दूसरा इफेक्टिवनेस। तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये दो क्राइटेरिया आपके होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक या हमें कहीं कुछ फर्दर चेंजेस लेके आने की जरूरत है। अब जब मैं परफॉर्मेंस या इफेक्टिवनेस की बात करता हूं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को या फिर उसकी इफेक्टिवनेस, उसके इंपैक्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं इनको यहां पर हमने चार अलग अलग हेड्स के अंदर कवर अप किया। पहला है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, कितने डिफरेंट प्रोफाइल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, उन प्रोफाइल्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। तो जो जॉब्स की अगर मैं बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स जो एग्जिस्ट करती है प्लस उनकी रिलेशनशिप आपस में, वो स्ट्रक्चर है। देन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो आप यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, ये डायरेक्ट आपके फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फिर एम्प्लॉयज से जुड़े हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी। अगर मैं वर्कफोर्स की बात करता हूं, नो डाउट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किससे बनती है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसके वर्कर्स से या उसके एम्प्लॉयज से। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं, उन ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स का माइंडसेट, उनका एटीट्यूड,
उनका स्किल सेट, ये डिटरमाइनिंग वेरिएबल है जो कि डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जाएगी या कितना या किस तरह का परफॉर्मेंस वो देगी। तो परफॉर्मेंस या इफेक्टिवनेस किसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, एम्प्लॉइज के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। जो भी आपका लाइक वर्कफोर्स है उसमें कितने स्किल्ड वर्कर्स हैं, कितने अनस्किल्ड हैं, कितने सेमी स्किल्ड हैं। फिर प्लस जब मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करता हूं, उनका डिपेंडेंसी फैक्टर कितना है, कितना वो रिलाय करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये सारी जो बातें हैं वो उनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी और उनका जो परफॉर्मेंस है वो फिर आगे जाके और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एनवायरमेंट से जुड़े हुए कैरेक्टरिस्टिक्स। इन हाउस अगर हम बात करते हैं तो ये चीजें जो है, जब मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की, टेक्नोलॉजी की या उसके एम्प्लॉयज की, या इवन जब मैनेजरियल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो एक फोर्थ फैक्टर यहां पर है, अगर मैं इन सभी फैक्टर्स की बात करता हूं, ये सारे फैक्टर्स इंटरनल है, ठीक है। तो इन हाउस फैक्टर्स के अलावा फ्रॉम द आउटसाइड जो भी इन्फ्लुएंस या इंपैक्ट होगा वो भी आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। लेट्स से जब मैं बिजनेस साइकिल की बात करता हूं तो जो भी आपके अलग अलग फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, ओवरऑल इकोनॉमी में लेट्स से अगर किसी तरह का सेटबैक आता है, कोई रिसेशन आता है, किसी तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जब ओवरऑल कंट्री गुजरती है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं बिजनेसेस के ऊपर भी होता है। तो एनवायरनमेंट का इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसकी फंक्शनिंग के ऊपर होगा, जो कि एक डायरेक्ट इंपैक्ट या फिर इनडायरेक्ट इंपैक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स, एम्प्लॉइज के फैक्टर्स, फिर जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट का अप्रोच कैसा है, मैनेजमेंट कितना सपोर्टिव है, मैनेजमेंट कितना लाइक एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखता है, कितना चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, एक कंजर्वेटिव थिंकिंग के साथ एक ऑर्थोडॉक्स पैटर्न पे काम करता है, या कहीं कुछ नई चीजें, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज और कुछ क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करते हैं। वो चीजें भी डिसाइड करेगी उनका परफॉर्मेंस लेवल। तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर हम इसी को कुछ और तरीके से देखने जाए तो एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हुए हैं थॉर्नडाइक, और इनके अकॉर्डिंग ये 7 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, 7 से 8 एलिमेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं आपके परफॉर्मेंस को या इफेक्टिवनेस को। पहला जो है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस का जो क्राइटेरिया है या जो सक्सेस का एक उसका बेंचमार्क है, एक इंडिकेटर है, वो है ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ और भी एस्पेक्ट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अलग अलग फ्रंट पे जिस भी तरीके से या जो डिपार्टमेंट वाइज अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, फंक्शनल परफॉर्मेंस को अगर मैं एग्रीगेट कर दूं, एकजुट कर दूं, तो मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो यहां पर आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बट परफॉर्मेंस एज ए होल। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस मींस ओवरऑल परफॉर्मेंस। फिर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं बात करता हूं, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करता हूं तो वहां पर प्रोडक्शन कितना है, तो प्रोडक्टिविटी पर डे, पर आवर, पर मंथ, लाइक देयर कुड बी डिफरेंट वेज जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। तो वो एक एस्पेक्ट है परफॉर्मेंस का या इफेक्टिवनेस का। देन कम्स एम्प्लॉय विड्रॉल या एम्प्लॉय टर्नओवर में बात करूं, हर कोई चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसके कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करे। हर कोई पर्सन चाहता है कि वो एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन मेंटेन करके चले ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बट इन सम एडवर्स कंडीशंस कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज जो है वो डिसाइड करते हैं टू लाइक पार्ट अवे फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऐसी कंडीशन आ रही है दैट मीन्स आप एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन
होने में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। तो वो जो आपका फेलियर है, वो फेलियर का कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर क्या है, आपके एम्प्लॉयज का टर्नओवर या उसका विड्रॉल। देन कम्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई की अगर मैं बात करता हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल या कितना फंड्स उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने अरेंज किया हुआ है, और वहां से कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं। तो वो रेवेन्यू जो है वो एक फैक्टर हो सकता है, जो रिटर्न है या रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का, वो एक क्राइटेरिया हो सकता है इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस का। फिर एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल और उसका मोटिवेशन, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी हमने एक पॉइंट देखा था एम्प्लॉय का विड्रॉल या उसका टर्नओवर। तो अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो वो इस तरह के डिसीजन नहीं लेगा कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं सेपरेट होना है। तो सेपरेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो सेटिस्फेक्शन, अगर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड है, इफ दे आर हैप्पी वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेल। तो वो एक चीज है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, वो जो लाइक जो नंबर्स होते हैं, लाइक अगर मैं फाइनेंशियल नंबर्स की बात करता हूं, प्रॉफिट्स की मैं बात करूं, या फिर मार्केट शेयर की बात करता हूं, मैं अगर टर्नओवर की बात करता हूं, तो ये जो लाइक नंबर्स है, ये कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी को बताता है और उसकी ग्रोथ को हाईलाइट करेगा। तो अगर लाइक परफॉर्मेंस को लेकर कहीं ना कहीं आपने लाइक चीजें मेंटेन करके रखी हुई है, दैट मींस स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं, जहां पे कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस या अप्स एंड डाउन्स नहीं होते इन टर्म्स ऑफ दोज नंबर्स, चाहे वो मार्केट शेयर की बात हो या फिर लाइक रेवेन्यूज की बात हो, प्रॉफिट्स की बात हो। तो अगर ये जो फिगर्स हैं, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर एक कंसिस्टेंट पैटर्न आपको देखने को मिलता है, दैट मींस स्टेबिलिटी है। तो आपकी ओवरऑल वर्किंग में कितनी स्टेबिलिटी है और किस पेस के साथ आप आगे बढ़ते हैं, वो ग्रोथ भी आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो अगर आपकी ग्रोथ रिफ्लेक्ट होती है, अगर आपकी ग्रोथ हो रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट मींस अगर आपका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, अगर आपका मार्केट शेयर एक्सपांड हो रहा है, अगर आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो आपकी ग्रोथ को ही बताता है। और ग्रोथ है दैट मींस कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस या इफेक्टिवनेस एग्जिस्ट करता है। देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडाप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन कितना ओपन है या कितनी ओपननेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। लाइक देखिए अभी जब हम चेंज की बात करते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती जो कि एक फिक्स पैटर्न पे काम करती है, जहां पर कोई बहुत ज्यादा लाइक फ्लेक्सिबिलिटी होता नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, ये दो चीजों पे अगर मैं जाऊं तो ऑर्गेनाइजेशन वो रिजिड नहीं होनी चाहिए बल्कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर आप चेंजेस को वेलकम करते हैं, अगर आप नई चीजों को, जो भी नोवेल्टी है, अगर आप उसको वेलकम करते हैं, दैट मींस कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो डिग्री टू विच आप चेंजेस के लिए ओपन रहते हैं, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेशन को बताता है। तो जितनी फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होगी, चांसेस है कि वो उतनी वेल परफॉर्मिंग हो। एंड फाइनली क्या एक इमेज आप कैरी करते हैं, आपको किस तरह से रेट करते हैं एक्सटर्नल एंटिटीज, इवैल्यूएशन बाय एक्सटर्नल एंटिटीज अदर देन बिजनेस पार्टनर्स। आपके जो भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज होते हैं या इवन जो इन्वेस्टर्स हैं जो आपको ट्रस्ट करते हैं, उसके अलावा अगर मैं फ्रॉम द आउटसाइड बात करूं तो जैसे गवर्नमेंट हुए या दूसरे जो डिपार्टमेंट हुए और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करता हूं या दूसरे तरह की अगर मैं बॉडीज की बात करता हूं, तो वो किस तरह से आपको देखते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके माइंड में जो आपका एक इंप्रेशन या इमेज जाता है, वो भी एक क्राइटेरिया होता है परफॉर्मेंस का या इफेक्टिवनेस का। तो क्या इमेज आप कैरी करते हैं, किस तरह की आपकी यू कैन से एक गुडविल मार्केट में है, ठीक है, तो वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है इफेक्टिवनेस का और परफॉर्मेंस का। तो अगर आप इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर काम करते हैं, अगर आप इन फैक्टर्स को हमेशा माइंड में लेके अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे,
तो आई गेस कहीं ना कहीं यू विल कम आउट एज अ विनर, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं ये इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस हमेशा बना रहेगा। सो ये था एक लाइक इंट्रोडक्टरी लेक्चर या ओवरव्यू अबाउट द सब्जेक्ट, और जो मेन लाइक जो भी एक सब्जेक्ट मैटर है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उसके ऊपर हमने बात की इन डिटेल इन डेप्थ। हम वन बाय वन जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको हमारे अपकमिंग लेक्चर वीडियोस के अंदर कवर अप करेंगे। सो अंटिल देन इस सेशन में तो इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो होगा वहां पर हम एक सिलेबस का नया टॉपिक लेके फिर से आपके सामने आएंगे। अंटिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।